अच्छा, सवाल पूछा जा रहा है कि या दोनों मेथड से क्या पेपर में सवाल आ सकता है, तो ऐसा नहीं, पेपर में किसी एक मेथड से सवाल आएगा। ये जो क्वेश्चन ये है कि आज हमने तीन बातें सीखनी है। एक तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करने हैं, और एक गवर्नमेंट ग्रांट अगर पेपर में आ जाए तो उसको कैसे डील करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फाइनल अकाउंट वाली साइड पे मूव कर देना है। क्वेश्चन ये, द ग्रांट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लैलपुर लिमिटेड आर प्रेजेंटेड बिलो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी मतलब ये है कि ये एसेट की कॉस्ट है। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गिवन है, इन्वेंटरी रिसीवेबल अलाउंस फॉर बैड डेट्स, तो ये ग्रॉस हुए। प्रीपेमेंट्स कैश एंड बैंक, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, लोन, ट्रेड पेबल, एक्रूड एक्सपेंस। अच्छा, मैंने आपको इसके बारे में दो बातें बताई हुई हैं। ये जो रिसीवेबल का लेजर है ना, ये वैसे ग्रॉस पे बनता हो, हम कैश फ्लो में नेट पे बना देते हैं, तो कैश फ्लो में भी ग्रॉस पे बना सकते हैं। फिर जो आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स है ना, इसकी ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ेगी आप। और ये कहां पर लेंगे, या इसको फिर जाकर एक्सपेंसेस में लेना, उसकी वजह बताता हूं आपको। पता है, जब प्रोविजन के अंदर चेंज आता है, अगर प्रोविजन इंक्रीज होती है तो एक्सपेंस में जाता है, और अगर प्रोविजन डिक्रीज हो तो इनकम में। तो इसका जो डिफरेंस होता है ना, वो एक्सपेंसेस के अंदर काउंट हो चुका होता है, और ये नॉन कैश होता है। इसलिए अगर आप रिसीवेबल को नेट करोगे तो फिर इसका डिफरेंस आप नहीं लेते। और अगर डेटर जो कि नॉर्मली ग्रॉस पे ही बनते हैं, ग्रॉस पे डेटर बनाओगे, अभी मैं करवाता भी ग्रॉस के साथ हूं आपको, जब ग्रॉस पे बनाओगे तो फिर इस अलाउंस का जो डिफरेंस है ना, इसको जाकर एक्सपेंसेस में डील कर लेना। कैसे एक्सपेंसेस में डील करते हैं, अगर प्रोविजन बढ़ गई है तो एक्सपेंसेस में ऐड किया होगा। हमने बैड डेट्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, इंक्रीज इन प्रोविजन तो बैड डेट्स डेबिट होता है, और अगर प्रोविजन कम हो रही है तो बैड डेट्स में से माइनस हुआ होगा। तो क्योंकि ये नॉन कैश है, वहां जाकर रिवर्स कर देंगे। बाकी चीजें वही पुरानी हैं, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, अदर इनकम और फाइनेंशियल चार्जेस। 10 मिलियन शेयर इशू किए हैं इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ मशीनरी हैविंग फेयर वैल्यू 150 मिलियन। ये पुरानी बात है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। इसका मतलब है यहां अगर हम एंट्री पास करें तो पीपीई डेबिट हो रहा है 150 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, और शेयर प्रीमियम हो गया। अच्छा, क्योंकि हम शेयर कैपिटल और प्रीमियम का इकट्ठा ही लेजर बनाते हैं, इसलिए डायरेक्ट भी आप शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम लिख सकते हो। इक्विपमेंट विद कॉस्ट 35 मिलियन, accumulated depreciation 21 million, sold for rupees at the gain 5 million। गेन और डिस्पोजल आ गया। बुक वैल्यू भी बता दो, 35 में से 21 माइनस का तो कितना बनता है 14 प्लस 5, बेचा कितने का 19 का, तो गेन पे बेचा है। द फेयर वैल्यू मॉडल वाज अप्लाइड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। During the year fair value was decreased by and rent 25 million। अब वो रेंट कहां पर पड़ा होगा, अगर हम अपने अकाउंट्स की बात करें तो अदर इनकम के अंदर। कहां पर पड़ा होगा, अदर इनकम के अंदर। बैड डेट्स अमाउंटिंग 36 मिलियन एंड 15 मिलियन वर रिकवर्ड। कैश फ्लो कहता है कि अगर बैड डेट्स रिकवर्ड है तो ये समझो कि डेटर से कैश आया है, तो कैश फ्रॉम कस्टमर वाली जगह पे लिखना। कहां लिखना है, कैश फ्रॉम कस्टमर। अदरवाइज ये कहां पर, एसओपीएल के अंदर ये कहां पर पड़ा होता है, या ये अदर इनकम में होता है, या एक्सपेंस में से माइनस हुआ होता है। पता है ना, जो अदर यानी बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, या ये एक्सपेंस में माइनस कर देता है वो, या इसको अदर इनकम में लिखा होता है। तो ये दो ही ट्रीटमेंट उसने भी की होगी, कोई नई ट्रीटमेंट वहां पर नहीं होगी। अब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, तो सबसे पहले
ये नॉन कैश आइटम नहीं है। जो 15 मिलियन है इसको हम एडजस्टमेंट में एडजस्ट नहीं करेंगे अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं कि सबसे पहले तो नाम लिख देंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, एक मेथड से कंप्लीट कर लेते हैं और एक मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है, डायरेक्ट मेथड से करना है। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, वर्किंग नंबर 1, कैश पेड टू सप्लायर, वर्किंग नंबर 2, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, वर्किंग नंबर 3। फिर इनकम की लाइन अभी नहीं लिखते, अगर हुई तो लिख देंगे वरना रहने देंगे। तो पहले वर्किंग नंबर 1 करते हैं कि कस्टमर से कैश कितना आया। अच्छा, जो लोग अभी ताजा ताजा आए हैं वो एक बात सुन लें, कस्टमर के बारे में हमने एक बात सीखी है और मैं ये भी बता दूं कि दोनों में बेस्ट ऑप्शन क्या है। कस्टमर में बात सीखी है कि यहां पर अगर आप रिसीवेबल का ग्रॉस बैलेंस लोगे तो फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स को आप लोगों ने एक्सपेंसेस के अंदर जाकर ट्रीट करना है। ये बात तो सही है ना कि रिसीवेबल का जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का जो डिफरेंस होता है ना, वो एक्सपेंस में गया होता है, उसमें वो अमाउंट पड़ी होती है। तो रिसीवेबल को हम ग्रॉस पे लेते हैं और नॉर्मली मैंने आपको बताया था ये ग्रॉस पे ही लिया जाता है। अगर आप लोगों ने यहां नेट पे ले लिया तो फिर ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स को फिर वहां एक्सपेंस में डील ना करना। अगर वहां अलग से डील कर लिया ना तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, मतलब 2 दफा इफेक्ट हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक या तो रिसीवेबल का नेट ले हुए तो फिर ये प्रोविजन के अंदर एक्सपेंस के अंदर फिर दोबारा डील ना करना। बेस्ट क्या है? बेस्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रिसीवेबल को ग्रॉस पे लिखते हो। रिसीवेबल हमेशा ग्रॉस पे बेहतर होता है जब लेजर्स बनाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ये नेट बैलेंस होता है, लेजर जब बनाओ तो ग्रॉस पे बेस्ट होता है। तो अगर हम इसको इसी मेथड से करते हैं ग्रॉस पे करके, तो इसका ब्रॉड ऑन कितना है? 230 ग्रॉस वाला बताना है, और कैरीड ऑन कितना है? 255। सेल्स हम सारी यहां पे लिख लेते हैं। बताएं जी सेल्स कितनी है? 1450। क्या बैड डेट्स हैं? एंड पे गिवन है बैड डेट्स 30। क्या बैड डेट्स रिकवर्ड है? कितना? 15। अब कहेंगे सर बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिट कैसे हो गए? ये कैश ने डेबिट ही होना है ना। बैड डेट्स रिकवर्ड जब होते हैं तो कैश डेबिट ही होता है। असल में बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या पास होती है वो देख लें। कैश डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट, बैड डेट्स रिकवर्ड या बैड डेट्स। तो कितनी अमाउंट है? असल में ये जाता कहां पर है? बैड डेट्स के लेजर में। आप या तो यहां पर लिख लें या फिर ऐसा कर लें कि पहले कैश फाइंड कर लें फिर उसमें 15 ऐड कर दें, जैसे हम कैश सेल्स के साथ नहीं करते। कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। कैश डेबिट हम यहां पर टोटल सेल्स लिख देते हैं क्योंकि वो भी कैश आ रहा हो। तो यहां पर आप ऐसा किया करो, या तो टोटल कैश सेल्स लिखते हो तो क्रेडिट से लिखते हो तो कैश सेल्स वाली अमाउंट एज इट इज ऐड कर देते, और यहां पर भी जो बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं वो हमने ऐड करने हैं। तो चाहे तो बाद में ऐड कर लो या इसके अंदर ही लिख लो, ये एक ही बात है।
बैड डेट्स रिकवर्ड तो आना है, जैसे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ आ रहा है ना, तो बैड डेट्स रिकवर्ड भी आएगा। देखिए बैड डेट्स, जो बैड डेट्स की एंट्री होती है ना, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की, तो बैड डेट्स डेबिट हो रहे होते हैं, तो यहां पर ये बैड डेट्स डेबिट ही हो रहे हैं, कस्टमर क्रेडिट हो रहा है या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। तो रिकवर्ड ऑपरेटिंग याद रखें कैश फ्लो के अंदर आएगा, वैसे इस लेजर का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि इसकी एंट्री होती कैश टू बैड डेट्स, तो या तो कैश के लेजर में जाएगा या बैड डेट्स के लेजर में जाएगा। लेकिन इसमें क्योंकि हम सिर्फ कैश फ्लो देख रहे हैं कि कस्टमर से कैश आया कितना, तो उसके लिए हमने यहां पर लिख दिया है। अदरवाइज क्या करना है कि इसका ओरिजिनल जो तरीका होता है ना, यहां पर ये ना लिखें, जहां पर जो कैश आएगा, जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देना, जो भी अमाउंट आएगी वो इसमें कैश ऐड हो जाएगा, या फिर इधर लिख दोगे तो फिर ऐड दोबारा नहीं करना। ठीक होगी बात? चलें जी, लिखकर बता दें ताकि हमें कितनी अमाउंट आ गई, 1404, ये हमारे पास आ गया कैश फ्रॉम कस्टमर। वर्किंग नंबर 1 हमारी पूरी हो गई। वर्किंग नंबर 2 जी, 36 में से 15 माइनस करके आप कह रहे हो ये भी कर सकते हो, एक ही बात है ना, आपने सब साइड अपोजिट लिख दी या 36 में से 15 माइनस करके लिख दो। वर्किंग नंबर 2 में आप आ जाएं अकाउंट पेएबल या सप्लायर। ब्रॉडन कितना है इसका, 50, 60 और कैरीड ऑन 109। अब हमने लिखना है इसका यहां पर परचेजेस, अगर गिवन है तो ठीक है, वरना क्या करेंगे, स्टॉक का लेजर बना लेंगे। वर्किंग नंबर 4 कर लो, स्टॉक का ब्रॉड ऑन क्या है जी, स्टॉक का ब्रॉड ऑन है 261 और कैरीड ऑन है 275, 261 275। कॉस्ट ऑफ सेल हमारी यहां पर आएगी 860। परचेज हमारे पास आ गई 874 बैलेंसिंग फिगर। यहां पर वर्किंग नंबर 4 का रेफरेंस देंगे और 874 और यहां पर हमारे पास कैश आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर के तौर पर कितना, 805। अब हमारे पास मेन जो सबसे बड़ा लेजर जिससे हम डरते हैं वो है एक्सपेंस का लेजर। कोई इतना बड़ा लेजर नहीं है कि डरने वाली बात है, सिर्फ ये है कि अगर आपके माइंड में है कि एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीज निकाल के लिखनी है तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं, और वही सारी एडजस्टमेंट वाली चीजें। यहां पर हम एक्सपेंसेस का लेजर बना लेते हैं वर्किंग नंबर 3। इसका कोई एक्सपेंस है जी, तो डायरेक्ट मेथड में अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है और फॉर द ईयर गिवन है तो हमेशा लेजर बनेगा। नहीं, मैंने लेजर बनाया था, 6 अमाउंट निकाली थी, 6 मिलियन। इनडायरेक्ट मेथड में लेजर नहीं बनाते उसका। इनडायरेक्ट मेथड में वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग लेते हैं, क्योंकि सब कुछ तो नेट प्रॉफिट के अंदर आ चुका होता है, तो उसका फॉर द ईयर नेट प्रॉफिट के अंदर आ चुका होता है और डिफरेंस हम ले लेते हैं। और डायरेक्ट मेथड में हम एग्जैक्ट ले रहे होते हैं, डिफरेंस भी और सारा फॉर द ईयर भी कर देते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हमें सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे बस, और एडजस्टमेंट करेंगे जिन चीजों की एडजस्टमेंट करनी है। डायरेक्ट मेथड में ये काम करना है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और जरा पहले तो एक्सपेंस ढूंढो ना है कौन कौन से। एक ये प्री पेमेंट,
क्योंकि अदर यानी अकाउंट रिसीवेबल के अलावा अगर अदर रिसीवेबल या प्री पेमेंट्स गिवन है तो वो एक्सपेंसेस का ही होगा या इनकम का। तो क्योंकि डेबिट साइड पर गिवन है प्री पेमेंट्स, तो इनकम तो हो नहीं सकती, ये एक्सपेंसेस ही है। तो ब्रॉड ऑन कितना है 4 और कैरी डाउन 12। फिर देखो कि अक्रूड है कोई, अक्रूड एक्सपेंसेस भी हैं, ब्रॉड ऑन 21 और कैरीड ऑन 25। फिर यहां पर हमने लिखना होता है, ये बड़े ध्यान से लिखते। आओ जरा इस एसओपीएल को ढूंढते हैं। ये आपके पास गिवन है एसओपीएल 450। इसमें जो नॉन कैश आइटम्स हैं जो प्लस हो चुकी हैं वो माइनस कर देंगे, जो माइनस हो चुकी हैं वो प्लस कर देंगे। मेन इसमें दो चीजें कर सकते हैं, एक बैड डेट्स रिकवर्ड भी यहां हो सकते हैं, और बैड डेट्स जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का डिफरेंस है वो भी हो सकता है। क्योंकि जो बैड डेट्स रिकवर्ड होता है ना उसकी दो जगह होती है, अदर इनकम में भी आ सकता है वो, और एक्सपेंसेस से माइनस भी हो सकता है। जो ट्रीट करोगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बैड डेट्स यहां से निकाल दें। बैड डेट्स कितने हैं, दूसरा यहां से डेप्रिसिएशन निकाल दें। डेप्रिसिएशन गिवन है या फाइंड करनी है, फाइंड किया है आपने, अक्यूमुलेटेड एक्शन का लेजर बनाया होगा, कितना ब्रॉड ऑन है उसका 92 ब्रॉड ऑन है, और कैरिड ऑन कितना है 14। जो एसेट बेचा उसकी अक्यूमुलेटेड एक्शन 21, और कुछ है तो कितनी डिडक्शन फॉर द ईयर 77। तो यहां से हमने 77 भी माइनस कर दिया। उसके बाद क्योंकि हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को इधर ट्रीट करना है, डेटर्स को हमने ग्रॉस लिया है, बेहतर यही होता है कि डेटर्स को ग्रॉस ले और इसका डिफरेंस एक्सपेंसेस में ट्रीट कर ले। प्रोविजन आपकी कम हो रही है ज्यादा, कितने से, इसका मतलब है 6 का आपने एक्सपेंस में लिखा होगा। प्रोविजन बढ़ी होगी तो एक्सपेंस लिखा होगा, प्रोविजन कम हुई होगी तो इनकम बनाई होगी, तो एक्सपेंस निकाल दो फिर 6 से। उसके बाद अगर अदर इनकम है तो इसमें से माइनस किया होगा 15, बैड डेट्स रिकवर्ड, वापस ऐड बैक कर दो। और बताएं अगर कोई चीज इसमें एडजस्ट होने वाली है तो। गेन और डिस्पोजल को हमने अदर इनकम में डील करते हैं, इसमें डील नहीं करते, क्योंकि गेन और डिस्पोजल होगा सही लेकिन वो किस में पड़ा होगा, अदर इनकम। और कोई चीज है तो बताएं वरना इसका नेट करके बता। 340 गेन और डिस्पोजल अदर, ठीक है ना। बैड डेट्स की इस तरह से होता है ना, बैड डेट्स यहां लिखा होता है। अगर यहां पर इनकम होती ना तो फिर सारी इनकम और एक्सपेंसेस इसके अंदर होते, लेकिन अदर इनकम की हेडिंग है। चले जी, जहां पर आप लिख दें 340 क्लोज करोगे तो आपके पास कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस आ जाए। सॉरी, फेयर वैल्यू लॉस है तो वो भी इसमें इससे माइनस कर दें। फेयर वैल्यू लॉस कितना है 40 306। जो नॉन कैश आइटम्स हैं वो सारी इधर आनी है। 306 इसको क्लोज करेंगे, आपके पास एक्सपेंसेस पेड आ जाएगा 3। ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। अब बात रहेगी अदर इनकम। अदर इनकम में एक तो रेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट रेंटल इनकम, एक गेन और डिस्पोजल भी उसके अंदर है। अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम कितनी लिखी हुई है 30। अब नॉन कैश वाली इनकम चेक करते हैं जरा, क्या इसका ओपनिंग क्लोजिंग है, क्वेश्चन के अंदर जाकर देखें क्या इनकम का कोई ओपनिंग क्लोजिंग है, नहीं। रेंटल इनकम कितनी है और गेन और डिस्पोजल कितना है, कैश फॉर्म में कोई इनकम है ही नहीं। अगर हम इसको बैड डेट्स रिकवर्ड भी इसमें डील करते ना, वो तो इनकम नेगेटिव हो जानी थी।
इसलिए बैड डेट्स को हम कोशिश किया करेंगे कि एक्सपेंसेस के साथ डील किया करेंगे। बाकी जो अदर इनकम है वो हमने इसमें देख लेनी है। तो अदर इनकम कोई है ही नहीं, अदर इनकम है कैश फॉर्म वाली। चलो जी, क्वेश्चन आपका हो गया। कैश फ्रॉम कस्टमर बताएं कितना है? 1404। पेमेंट टू सप्लायर 82। पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, ये हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। ये अमाउंट कितनी आ गई? 269। देखिए इनकम आपको 30 गिवन है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता तो लेजर बनाते होते हैं, वरना डायरेक्ट लिखते हैं। अब 30 हमारे पास गिवन है, तो उसमें से कौन सी इनकम निकालनी थी? जो इनकम नॉन कैश वाली थी। एक इन्वेस्टमेंट इनकम वाली रेंटल इनकम है। आप कहेंगे सर ये नॉन कैश तो नहीं होती, लेकिन ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। इस 25 को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना है। और ये गेन और डिस्पोजल है, और गेन और डिस्पोजल भी हम यहां से रिवर्स करते हैं, क्योंकि ये भी नॉन कैश आइटम है। जो चीजें इनडायरेक्ट मेथड में एडजस्टमेंट में लिखते हो, वो वहां इनकम और एक्सपेंस से निकाल देते। तो 30 टोटल इनकम थी और वही 30 आ गई। बैड डेट्स रिकवर्ड जो है ना, ये कैश फ्रॉम कस्टमर होता है ना, तो अदर इनकम से निकाल दिया, एक्सपेंस में से माइनस हुआ होगा ना, सॉरी एडजस्ट हुआ होगा, तो उसको रिवर्स कर दिया और जाकर कस्टमर के लेजर में लिख दिया। पहले कहां पर लिखा होता है? बैड डेट्स रिकवर्ड या अदर इनकम में होता है, या एक्सपेंसेस में से माइनस हुआ होता है। तो हमने उसको डील किया कि एक्सपेंसेस से माइनस हुआ है, वहां ऐड कर दिया और रिवर्स कर दिया मतलब, और उसको लिखा कहां जाकर? कस्टमर के अकाउंट के। इंटरेस्ट पेड आ जाएगा जी। ब्रॉड ऑन कितना है उसका? इंटरेस्ट पेड का ब्रॉड ऑन 6 प्लस एसओपीएल में कितना है? माइनस। उसके बाद फिर टैक्स है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 251। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। बातें ठीक सारी। अब उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें, वो तो सीधी सीधी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हाँ जी, पीपी का लेजर बना लो, वहां से फाइंड हो जाएगा आपके पास परचेज। ये ब्रॉड ऑन गिवन है आपको, ये कैरिड ऑन है। ब्रॉड ऑन आपके पास 218, कैरिड ऑन। डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है? क्योंकि ये कॉस्ट पे बन रहा है, और डिफरेंस कितना आ गया? एंड शेयर कैपिटल का 150, शेयर कैपिटल और प्रीमियम। इसके अलावा डिफरेंस जो आएगा वो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ट्रिपल। कैश फ्रॉम डिस्पोजल 19, और जो 14 डिफरेंस आ रहा था 5 के गेन पे बेचा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कोई खरीदी है या नहीं? उसका पहले लेजर बना लें, यहां पर ही बना देते हैं। 210 ब्रॉड ऑन, 310 कैरिड ऑन। फेयर वैल्यू लॉस कितना था? 40 से क्लोज करेंगे। अच्छा, इसका ना रेंटल इनकम अपने लेजर में नहीं आती, वो अलग से लिखनी है आप। इन्वेस्टमेंट इनकम, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम 20, और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो बताएं
कितना? आउटफ्लो। अच्छा ये देखे, इन्वेस्ट जो होती है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो थोड़ी टेक्निकल होती है। पेपर में जितना मर्जी मुश्किल सवाल आ जाए, आपने देखना है कि जो चीजें आपको आती है वो करके आओ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अपने मार्क्स होंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अपने मार्क्स होंगे, तो अपनी एक्टिविटीज पूरी कर लेना। तो जितना क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में ना कम अज कम 2 क्वेश्चन लेंथी होंगे, और वो 2 क्वेश्चन अगर आपको पूरे नहीं भी आते ना, उसमें से बंदा फेल नहीं हो सकता। जिस हद तक आता है ना, बस वो है कि प्रेजेंटेशन ठीक हो, वो करते जाए। जो चीज टाइम मिल गया तो उस पर काम कर लेना, नहीं टाइम मिला तो कम अज कम आपके पासिंग मार्क्स आ जाए। तो जो फेल या पास है ना, वो डिसाइड होना है आपके नॉन करंट एसेट के ऊपर। नॉन करंट एसेट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और जो उसके साथ IAS 8 है, ये जो 9 चैप्टर्स बन जाते हैं टोटल, इन पर फेल या पास डिसाइड हो। बाकी जो चैप्टर्स आपके हैं ना, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, NPO, ये तो फॉर्मेट है ना। हो सकता है आपका पूरा ठीक हो, और ये भी हो सकता है पूरा गलत भी ना हो। जितना आपको आ सकता है मैक्सिमम चीजें आपकी ठीक हो जाए, कोई एक आधी चीज आगे पीछे हो सकती है। तो इसलिए अपने इसके फॉर्मेट को, इसकी प्रैक्टिस किया करो, और वो कॉन्सेप्चुअल तैयार किया करो। इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं, लेजर बनाई जाओ और लिखते जाओ। हाँ जी, उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लाजमी है कि लेजर बनेगा, क्योंकि उसकी चीजें गिवन है। शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम, पेपर में नहीं ऐसे लिखना है CP। हाँ जी, कितना है ब्रॉडऑन? 410, 681, ब्रॉडऑन 410, कैरिड ऑन 681। उसके बाद हमारे पास PPE के नाम से शेयर प्रीमियम भी इसके अंदर ऐड कर दो, 50 और 120। हाँ जी, PP 150 से। इसके अलावा तो हमने कोई भी नहीं कैपिटल के बारे में बात पढ़ी, तो क्लोज कर दो। कैश 191, इंक्रीज शेयर कैपिटल प्लस 191। लोन है, रिटेन अर्निंग का लेजर बनाकर चेक ना कर लें डिविडेंड है या नहीं। रिटेन अर्निंग का भी लेजर बना लो। ब्रॉड ऑन कितना रिटेन अर्निंग? 90, और कैरिड ऑन 130। पैट कितना है? 150। क्लोज करेंगे, डिविडेंड 114, डिविडेंड पेड। अगर रिटेन अर्निंग से आता फॉर द ईयर, अगर क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड का ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन होता अपना डिविडेंड पेएबल का, तो वो भी वैसे ही या लेजर बना लेते इंटरेस्ट वाली की तरह, या एक लाइन में लिख लेते। तो ये अब कितना है? 114। लोन देख लें अगर है तो 150 से 220 लोन रेज कितना? 70। 147। चलें जी, आपके पास नेट कैश फ्लो, सॉरी नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विटी। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश कितना? 80। ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश। एक आपके पास 9 है और एक आपके पास ओवरड्राफ्ट। 9 माइनस 42 आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमारा आंसर। हाँ जी, इनडायरेक्ट मेथड में मुझे लगता है इतनी ज्यादा जरूरत या है। अब चलते हैं
इसमें क्योंकि बात कुछ लोगों का तो हो गया है, लेकिन बस थोड़ा सा समझाना है। इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो परेशान ना करे। ड्रम लिमिटेड वाला मेरे ख्याल में 26 था, 27 था। क्या मतलब आएंगे या नहीं आएंगे? मतलब आप ये सोच कह रहे हो कि उसको कहीं लिखना है या नहीं लिखना? कहीं भी नहीं लिखेंगे, जो मर्जी किया हो क्वेश्चन के अंदर, आपने अपने तरीके से चलना है ना। आप ये देखिए क्या वो नॉन कैश आइटम है? बैड डेट्स रिकवर्ड अगर नॉन कैश आइटम है या किसी और एक्टिविटी में आना है तो फिर तो लिख लो। देखिए आप ना कॉन्सेप्ट पे जाया करो। इनडायरेक्ट मेथड में एडजस्टमेंट में हम दो चीजें रिवर्स करते हैं, या वो नॉन कैश हो या वो किसी और एक्टिविटी में आता हो। तो बैड डेट्स रिकवर तो है भी ऑपरेशन और है भी कैश आइटम, तो फिर रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, वन बाय वन क्वेश्चन पूछो ना। हाँ जी, एक बंदा पहले सवाल पूछे फिर दूसरा। हाँ इसको करेंगे क्योंकि इसको कैश रिसीवेबल में जाकर लिखा। अगर कोई लॉस मुराद कौन से लॉस? इन्वेस्टमेंट लॉस करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस भी करेंगे। जो चीजें वो इधर याद बातें सुना करो, आप लोगों को आता जाता कुछ नहीं है, फिर आप उसमें बातें करते रहते हो। पता है सवाल कौन सा चल रहा है? यानी सवाल पूछा क्या गया? सवाल ये है कि हमने यानी जब एक्सपेंसेस का लेजर बनाते हैं उस वक्त कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो रिवर्स करते हैं। वो पहली बात, जो एडजस्टमेंट में इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जितने इनकम और एक्सपेंसेस रिवर्स करते हैं ना, डायरेक्ट मेथड में एक्सपेंस लिखते वक्त एक्सपेंसेस में से वो रिवर्स करते हैं और इनकम लिखते वक्त इनकम में से वो रिवर्स करते हैं। अब बात ये आ गई कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो बैड डेट्स रिकवर्ड है उसको हमने इनकम में क्यों डील नहीं किया? वो हमें पता है कि बैड डेट्स रिकवर्ड को दो जगह लिखा जाता है, या तो अदर इनकम में से माइनस किया, सॉरी अदर एक्सपेंस में से माइनस किया जाता है, या अदर इनकम में ऐड किया जाता है। हमने अज्यूम किया, बल्कि था भी वही कि उसको अदर एक्सपेंस में से माइनस किया होगा, तो हमने रिवर्स किया। तो रिवर्स क्या किया? उसको प्लस कर दिया। अगर ये अदर इनकम में डील करना था तो गलत नहीं था वो भी, लेकिन वो थी 30 इनकम, 25 का रेंटल इनकम थी और 5 से गेन और डिस्पोजल आया हुआ था, इसलिए हमने उसको क्या डील किया? अदर एक्सपेंसेस से रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो आपने ये सोचना होता है, इसमें रट्टा लगाने से ज्यादा ये कंसीडर करो कि जो कैश इनकम वगैरह है या एक्सपेंसेस वगैरह है, अगर नॉन कैश है तो वो रिवर्स करते हैं, या फिर वो इनकम और एक्सपेंसेस रिवर्स कर रहे होते हैं जो किसी और एक्टिविटी में आते हैं। रेंटल इनकम कैश फ्लो है, लेकिन वो जाता इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है, इसलिए रिवर्स किया। बैड डेट्स रिकवर्ड भी इनकम है, कैश फॉर्म में है, इसलिए रिवर्स की क्योंकि वहां पर लिखना था डेटर्स के अंदर, बस। ठीक है, अब और किसका सवाल था? प्रोविजन में अगर, अब उसकी सुन लें, अगर उसको नेट डेटर्स का लेजर बनाओगे तो फिर उसका ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस नहीं लेंगे। अगर वो ग्रॉस लेंगे, लेना भी ग्रॉस चाहिए डायरेक्ट मेथड में, खास तौर ग्रॉस लेंगे, तो फिर उसका जो डिफरेंस होगा ना, अगर अलाउंस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंसेस में ऐड हुआ होगा, वो डिफरेंस माइनस कर देंगे। अगर अलाउंस डिक्रीज हो रहा होगा तो वो एक्सपेंसेस में से माइनस हुआ होगा, वो ऐड कर देंगे। ठीक है, हाँ निशा आपका क्या सवाल था? चले अब आ जाओ जरा ड्रम लिमिटेड के ऊपर। अच्छा, ये क्वेश्चन जब पेपर में आया था तो बहुत सारे लोग ये परेशान हो गए थे इसका करेंगे क्या। जी मुदस्सिर जी, हाँ जी,
अच्छा, ये नॉन कैश आइटम चाहे ना भी समझो ना, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है। अब जरा ये चीजें ना साथ साथ, अब तो ये लास्ट लेक्चर है आज कैश फ्लो का, ये साथ साथ क्लियर करते ना तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, आपके पास वो जो एसेट था उसकी कॉस्ट क्या थी, है 35 थी शायद, 35 थी उसकी कॉस्ट, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी उसकी 21। उसको गेन पे बेचा था 5 के, ठीक है। हमने इसको रिवर्स कर दिया नॉन कैश समझ के। आपने कहा ये नहीं समझ लगी, इन दोनों का जो डिफरेंस है 35 और 21 का, ये बुक वैल्यू है। 14 मिलियन वाला एसेट आप लोग कितने का बेच रहे हो, 5 के गेन पे। तो कितने का बेचा होगा, 19 का गेन पे बेचा है ना। अगर क्वेश्चन आपने नोट किया है, इस 19 के अंदर आपको जो बेच के पैसा आया होगा वो 19 आया होगा कैश, और इसके अंदर गेन भी शामिल है या नहीं, गेन भी शामिल है। अब अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर देखो तो आपने लिखा होगा कैश फ्रॉम डिस्पोजल 19, कैश फ्रॉम डिस्पोजल, इसका मतलब है वो वहां से 5 मिलियन रिवर्स करके हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्रॉम डिस्पोजल के अंदर ही उसको लिख रहे हैं। तो वहां से निकाल दिया, रिवर्स कर दिया, गेन है लॉस है वहां रिवर्स करते हैं, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आकर कैश फ्रॉम डिस्पोजल के अंदर वो टोटल कैश आकर लिख देते हैं। तो ये कैश फ्लो ही बन गया। 5 मिलियन इसके अंदर है ना, तो ऐड कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का गेन या लॉस होना वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है। तो इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिवर्स करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेकर आते हैं। और क्योंकि ये 5 मिलियन आपका आ चुका है कैश फॉर्म में। चले जी, आपने ना मोबाइल साइलेंट पे रखा करो, कितनी दफा बताना पड़ता है, जिसका भी मोबाइल बोल रहा है। हाँ जी, जूनियर अकाउंटेंट ऑफ ड्रम लिमिटेड। अच्छा, इसके ना हो सकता है आई कैप दोबारा हमला करे ऐसे सवाल के साथ, वो आपको इंक्रीज या डिक्रीज दे दे। वो कहते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट ने ना ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई हुई है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी उसने बना दी, इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी, सारी वो एक्टिविटीज बनाकर चला गया। इंक्रीज इन अर्निंग, इंक्रीज इन डिविडेंड पेएबल, इंक्रीज इन नेट रिसीवेबल, सारा कुछ लिखने के बाद कहते जूनियर अकाउंटेंट इन्फॉर्म यू दैट ही हैज टेकन डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच classified as the difference operating investing. He further informed that statement is tied up. कहता ये भी कहता है बराबर आ गया है, मतलब जो उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई हुई है ये कहता है आंसर बराबर आ गया है। He has ignored the following information. एक उसने डेप्रिसिएशन नहीं लिखी, इग्नोर कर दिया उसने। दूसरा, उसने इक्विपमेंट बेचा, उसको ट्रीट नहीं किया। तीसरा, उसने प्रोविजन को छोड़ दिया, ये हम भी छोड़ देते होते हैं। डिविडेंड पेड को उसने छोड़ दिया, इनकम टैक्स फॉर द ईयर को छोड़ दिया, और ट्रेड पेएबल और उसके अंदर 950 का लैंड एंड बिल्डिंग का था वो भी छोड़ दिया। कहता प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू IAS 7। पहले वो अकॉर्डिंग टू जूनियर अकाउंटेंट है और अब हमने बनाना है अकॉर्डिंग टू। अच्छा, एक चीज का मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान तरीका होता है कि आपके पास उसने ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस बताया। याद रखिए, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस से मुराद ये होता है कि उसने ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन लिखकर जो माइनस किया है। तो मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूं, जब भी वो आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस दे और आपको लेजर का ही पता हो, बस एक तो स्टेटमेंट फॉर्म में होता है ना, ओपनिंग क्लोजिंग प्लस माइनस करके उसके अंदर फॉर द ईयर एडजस्ट कर देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लेजर बना लो। अगर कोई बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, उस लेजर के कैरी डाउन वाली साइड पे लिख दो, क्योंकि उसका कैरी डाउन ज्यादा है। वो डिफरेंस के साइड पर लिख दो, उस अकाउंट के कैरी डाउन वाली साइड पर। और अगर डिफरेंस कम हो रहा है तो मतलब ब्रॉड डाउन ज्यादा है, तो फिर वो डिफरेंस के साइड पर लिख दो, ब्रॉड डाउन साइड पे।
दोबारा सुन लें, अगर फारूक सवाल, मैं पहले ये सुन लो बाद में पेज निकालेना। सवाल ये है कि अगर वो सपोज दैट हम अब लिख भी लेते हैं, एक मेरे पास ब्रॉड ऑन है 70 और कैरिड ऑन मेरे पास है 90, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 20 का। तो आप ऐसा करें कि सिर्फ यहां पर 20 लिखने बाद एक ही है, ये है किसी भी बैलेंस में इंक्रीज, उसकी जिस साइड पर उसका कैरिड ऑन आता है ना उस साइड पर अमाउंट लिख। और अगर आपके पास सपोज दैट ब्रॉड ऑन है 70 और कैरिड ऑन है 40, अब ब्रॉड ऑन ज्यादा है, डिक्रीज हो रहा है बैलेंस 30 से, तो आप सिर्फ यहां पर 30 लिख दो, काम आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। तो जितने भी ये इंक्रीज डिक्रीज उसने दिए हुए हैं ना, ये उन लेजर्स का डिफरेंस है। इंक्रीज आ रहा है तो कैरिड ऑन, और डिक्रीज आ रहा है तो ब्रॉड ऑन, फिर कैरिड ऑन नील है। ठीक होगी बात? तो चलें जी, अब आपका सवाल ये बस, इसमें और कुछ भी नहीं था। यहां से स्टार्ट करते हैं। आपके प्रॉफिट के लिए ये दो बैलेंस जरूरी हैं। आपको पता है रिटेन अर्निंग में डिविडेंड भी आता है। कहता है इंक्रीज इन डिविडेंड पेएबल, इंक्रीज इन, तो मुझे बताएं डिविडेंड पेएबल का जब लेजर बनाते हैं तो उसका कुछ ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन ऐसे आता है। पेएबल है ना, इंक्रीज है तो यहां लिख दें 200 और यहां कुछ भी ना लिखें। एंड पे जाकर देखें तो डिविडेंड पेड नजर आ रहा है। डिविडेंड पेड है तो कैश 700, क्लोज करेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड फॉर द ईयर, और वो एसओपीएल के नाम से नहीं आता, रिटेन अर्निंग के नाम से आता है। तो कितना, फिर साथ ही रिटेन अर्निंग का लेजर बना लेंगे। यहां पर ब्रॉड ऑन होता है रिटेन अर्निंग का, और यहां पर क्या, रिटेन अर्निंग के अंदर एक और चीज भी आती होती है, यानी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। उसका कोई रोला है नहीं, नजर नहीं आया कहीं। हाँ जी, ब्रॉड ऑन कुछ नहीं लिखते, 1360। डिविडेंड कितना आ गया 900। आपके पास आएगा पैट कितना 2922, ये हमारे पास पैट आ गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए जाएं जरा कि टैक्स एक्सपेंस इन इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 650। तो ये आपके पास साथ साथ क्वेश्चन भी शुरू कर देते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2260 था प्लस 291। उसके बाद हमने एडजस्टमेंट करनी है इसके अंदर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो उसने इग्नोर किया था, 480 प्लस 8 1290। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस भी गिवन है 378। उसके बाद उसने कहा है कि एक एसेट हमने बेचा है 560, उसकी कॉस्ट थी, बुक वैल्यू थी 310 और सेल कितने का कर दिया 440 का। तो 440 माइनस 300 130 गेन ऑन डिस्पोजल 130। अलाउंस को अगर यहां पर लिखेंगे तो डेटर्स को हमें फिर रिवर्स करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि ये अलाउ है, स्टैंडर्ड ने अलाउ किया हुआ, नेट डेटर्स का डिफरेंस ले सकते हैं। और कुछ है फिर
444 सबसे आसान काम ये था इंक्रीज या डिक्रीज। उसने खुद ही बता दिया था कि जो जो इंक्रीज हमने लेना है वो कौन कौन सा है। सबसे पहले यहां से रिसीवेबल, यहां से इन्वेंट्री और यहां से पेएबल, ट्रेड एंड अदर पेएबल। और कुछ है? और ये इंक्रीज हो रहा है 650 से और इसमें से एंड पे जाकर देखें वो कहता है 950 तो है ही लैंड एंड बिल्डिंग का पेएबल। इसका मतलब इसमें से 950 माइनस कर देंगे, ये तो ये इंक्रीज की बजाय क्या आ जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि निकाल देना है ना, तो निकालेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप बताएं रिसीवेबल में क्या चेंज आ रहा है? इंक्रीज। अच्छा लिखा करे नेट अकाउंट रिसीवेबल 100, कर दिया 650। उसके बाद स्टॉक के अंदर डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज इन स्टॉक और डिक्रीज इन अकाउंट पेएबल। खत्म होगी बात। 4398। इसके बाद यहां पर क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड। हाँ जी, ब्रॉड ऑन ज्यादा है या कैरिड ऑन ज्यादा है? लेजर बना लो, आपकी मर्जी, डायरेक्ट लिख दो आप। पहले आ जाए इंटरेस्ट, इंक्रीज 50 का हो गया, ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, SOPL 37 क्लोज करेंगे तो कितना आ जाएगा? कैश 328। अच्छा मैं इक्वेशन फॉर्म में भी बता देता हूं। इक्वेशन फॉर्म में अगर इंक्रीज हो तो कैरिड ऑन है, डिक्रीज है तो ब्रॉड ऑन। इंक्रीज है तो कैरिड ऑन और डिक्रीज है तो समझो ब्रॉड ऑन। इसमें फिर इंक्रीज था तो ब्रॉड ऑन प्लस फॉर द ईयर माइनस कैरिड ऑन। कैरिड ऑन कितना था? 50। टैक्स के बाद आ जाओ डिक्रीज। डिक्रीज है समझो ब्रॉड ऑन है, कितना? 60 प्लस SOPL माइनस 0 7। लेजर भी बना लो ताकि दोनों चीजें साथ साथ। ब्रॉड ऑन 60, कैरिड ऑन नील, SOPL 650 और कैश कितना आ जाएगा? 710। 3360। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो। उसके बाद इंक्रीज, पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी, उसने खुद ही बताया हुआ है, ये उसने कहा है सब कुछ ठीक है, अर्निंग हो गया, डिविडेंड हो गया, रिसीवेबल ये तो खत्म हो गए। लैंड एंड बिल्डिंग में 2600 से इंक्रीज आ रहा है, इक्विपमेंट में 1550 से इंक्रीज आ रहा है। हमने ये भी देखना है, लेजर बनाएंगे इनका, दोनों को इकट्ठा बना लें। दोनों में इंक्रीज आ रहा है, दोनों का कैरिड ऑन लिख देते हैं। कितना कैरिड ऑन आ गया? 2600 और 1550, क्योंकि दोनों का इंक्रीज है। डिस्पोजल बुक वैल्यू पे बना रहे हैं, डिस्पोजल कितना आ गया?
310। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? दोनों को प्लस करके बता दो। 1290। अब हम देखेंगे क्या कोई एसेट इस वजह से इंक्रीज हुआ कि कोई नॉन कैश आइटम की वजह से 950 से अकाउंट पेएबल और कुछ भी है तो लिखें, वरना फिर डिफरेंस क्या आ जाएगा? कैश कितना? 48। तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4800। कैश फ्रॉम डिस्पोजल 440। और कोई इन्वेस्टमेंट इनकम या कोई कितना? 4360। उसके बाद हमारे पास आ गया इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल कितना? लोन पेड। डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है डिविडेंड पेड, हमने फाइंड किया 7। पेड ये था, ये फॉर ये था 700 पेड है। 650 इनफ्लो। चले जी, A प्लस B प्लस C। नेट इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वल। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग उसने कहा बिल्कुल ठीक है। ओपनिंग कितना है? 600 450 और हमारे पास आ गया 100। चलें जी, ये क्वेश्चन तो आपने 2 दिन पहले का किया हुआ है। अब लास्ट चीज गवर्नमेंट, जब कॉन्सेप्चुअल जाओगे तो या जिसको सही वाली समझ लगी है, जो कि अभी तक शायद नहीं लगी होगी, पता नहीं कब लगे, तो फिर तो ये गलती होती नहीं है ना। पता चल रहा होता कैश फ्लो है क्या। इस लेवल पे हम 90% तो लोग क्रैमिंग करके जाते हैं और होती भी क्रैमिंग ही है। सही वाली बातें समझ जब लगती हैं तो टाइम खत्म हो चुका होता है। गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर हमारे पास 2 टाइप की चीजें होती हैं। पहली बात, एक तो आता है डायरेक्टली डिडक्शन। जब डायरेक्टली डिडक्शन आता है ना, तो एसेट में से हम डायरेक्ट उतनी अमाउंट लिख देते होते हैं जितना हम कैश पे करते हैं। ये पीपीई का लेजर बनेगा और कुछ भी नहीं करना। पीपीई के लेजर के अंदर ही ना जो जितने का एसेट खरीदा है ना, वो खुद ब खुद डिडक्ट होके आता है। हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसने बताया हुआ है, कुछ भी बताया हुआ है, वो इसके अंदर साथ एडजस्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर पेपर में गवर्नमेंट ग्रांट आता है, मुझे लगता है सेपरेटली रिकॉग्निशन वाला वो कहेगा खुद। अगर वो सेपरेटली रिकॉग्निशन कहता है तो आप लोगों ने एक गवर्नमेंट ग्रांट का लेजर बना लेना। गवर्नमेंट ग्रांट का या डेफर्ड ग्रांट का ऐसा करना है कि जहरी सी बात है, जब सेपरेटली रिकॉग्निशन आएगा तो ये बैलेंस आपको एसओएफटी के अंदर भी नजर आ रहे हैं और ये भी पॉसिबल है 2 बैलेंस नजर आ रहे हैं, एक करंट के अंदर और एक नॉन करंट के अंदर। आपने ब्रॉड ऑन लिखना है क्रेडिट साइड पर और नॉन करंट लायबिलिटी में जो लिखा हुआ है वो भी, और करंट लायबिलिटी में जो लिखा है दोनों यहां पर लिख देने। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोन का लेजर नहीं बनाते, बिल्कुल वैसे। फिर कैरिड ऑन लिख देना है दोनों।
फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर वो खुद कहेगा कि दोनों में से एक बात, कि इतनी अमाउंट इनकम में लिखी है, जो इनकम में लिखी होगी वो एसओपीएल के नाम से आ जाएगी, और जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आ जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर वो हमें डायरेक्ट बता दे कि इतना कैश इनकम, इतना कैश रिसीव किया है, वो तो सीधा सीधा आ जाएगा। अब अगर तो ये है रिलेटेड टू एसेट, पता है ना, रिलेटेड टू एसेट, तो ये कैश चला जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? कैश डेबिट हो रहा है तो इनफ्लो है, कैश क्या हो रहा है, डेबिट। और जो एसओपीएल की अमाउंट है ये एडजस्टमेंट के अंदर रिवर्स हो जाएगी, मतलब माइनस हो जाएगी, इनकम है ना ये। एडजस्ट जैसे हम गेन और डिस्पोजल माइनस करते हैं, रेंटल इनकम माइनस करते हैं, तो एडजस्टमेंट में से ये माइनस कर देंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर लिख देंगे। और अगर ये डायरेक्ट मेथड हुआ तो ये वाली अमाउंट जो इनकम आ रही है अदर इनकम से निकाल देंगे, तो फिर ये अदर इनकम में पड़ी होगी ना, तो फिर ये अदर इनकम में से निकाल देंगे। इनडायरेक्ट मेथड है तो एडजस्टमेंट में रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने से मुराद ये है कि क्योंकि ये इनकम है वहां से माइनस कर देंगे। और अगर डायरेक्ट मेथड है, जैसे अभी रेंटल इनकम को नहीं इनकम में से माइनस किया था, तो वहां पर भी जो इनकम पड़ी होगी उसमें से माइनस कर देंगे। प्रैक्टिकली तो इसका कोई सवाल है नहीं पेपर में, यानी अभी तक इसका सवाल आया नहीं। मॉक में एक दफा मैंने 2-3 दफा बल्कि पूछा हुआ है, और आपसे भी इंशाल्लाह जरूर पूछेंगे, लेकिन इसकी एक एग्जांपल गिवन है, शायद किसी ने की भी हो। एग्जांपल नंबर 12 है, एग्जांपल नंबर 12 देखिए, उसमें ये मैं आपको दिखा देता हूं इसका एक दफा। ये जो चीजें हमने सवालों में की है ना, उसने एक एक एग्जांपल करके समझाया भी हुआ है। आई कैप बेचारा कोशिश तो करता है कि दुनिया पास हो जाए, लेकिन दुनिया ही नहीं चाहती। जितने में कोशिश करते हैं ना, इसके बाद ये देखिए यहां पर आपको नॉन करंट एसेट में कॉस्ट बताई हुई है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताई हुई है। नॉन करंट लायबिलिटी में डेफर्ड ग्रांट और करंट लायबिलिटी में भी डेफर्ड ग्रांट, ठीक है। इसका मतलब है डायरेक्ट डिडक्शन नहीं है, सेपरेटली रिकग्निशन है। हम बनाएंगे अपने लेजर, ब्रॉड डाउन लिखेंगे 80 और कैरी डाउन लिख देंगे 104, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल वाज डिस्पोज्ड एट अ गेन, ये तो डिस्पोजल है। ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 60 मिलियन थी, अक्यूमुलेट द गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम ऑफ ₹25 मिलियन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन एसओपीएल। 25 मिलियन इसका मतलब है यहां पर लिख देंगे एसओपीएल के नाम से, एडजस्टमेंट में ये माइनस कर देंगे और यहां पर लिखकर इसका एक लेजर बनाएंगे। तो ये है आपके पास जो इस साल कैश मिला गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख देंगे कितना आ गया, ये 40, ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर और ये एडजस्टमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। कभी कभी वो ये आपको 49 दे देगा, ये कैसे देगा, वो कहेगा ड्यूरिंग द ईयर इतनी गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है, तो फिर वो कैश के नाम से इधर लिख देंगे और फिर एसओपीएल फाइंड कर। बाकी सवाल सारा वही है। डायरेक्ट मेथड में ये जो 49 है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा और जो अदर इनकम जहां पर पड़ी होती है उसमें से ये 75 या 25 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ग्रांट की इनकम है तो अदर इनकम में पड़ी होगी वहां से निकाल देंगे। नहीं इसका करेंगे,
मैं तो सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट समझा रहा हूं, इसको बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे बाकी सवालों में करते हैं। अच्छा, अगर ये डायरेक्टली डिडक्शन होती तो फिर ये चीजें नजर ही ना आ रही होती और फिर हमने भी कुछ नहीं करना था, हम सिंपल पीपी का लेजर बनाते, उसके अंदर खुद एडजस्ट हो जाता, फिर हमें उसको अलग से डील ना करना पड़ता गवर्नमेंट ग्रांट। ये बात याद रखनी है, लेकिन मुझे यकीन है आप फिर भी कुछ ना कुछ करके आओगे। देखिए डायरेक्टली डिडक्शन के अंदर ना वो एसेट में प्लस माइनस हो जाता है, तो सिंपल पीपी का लेजर बनाएंगे, पीपी जैसे नॉर्मल बनाते हो, खुद ही उसके अंदर सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। गवर्नमेंट ग्रांट का कुछ नहीं करना अगर रिलेटेड टू एसेट है और डायरेक्टली डिडक्शन है। सेपरेटली रिकॉग्निशन है तो ये काम करना जो अभी किया है। अगर रिलेटेड टू इनकम है तो अगर बिल्कुल वैसे ही उसको समझना है एक्रूड एक्सपेंस, सॉरी एडवांस इनकम, बिल्कुल वैसे ही डील करना जैसे एडवांस इनकम या एक्रूड एक्सपेंस को करते। दोनों में, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट, एक ही बात होती है, रिलेटेड टू इनकम ही बेसिकली रिलेटेड टू एक्सपेंस होता है। तो यहां पर आप देख लें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर उसने ये गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से 49 लिख दिया और इसमें सिर्फ बनाए मेरे ख्याल में वही है, ये उसने एक लेजर बना दिया आपको, कुछ भी नहीं बनाते, उसके पीपी के अंदर ही एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि वो यार सवाल देखो होता भला क्या है, आप लोग पीपी टू कैश करते हो, फिर कैश टू पीपी कर देते हो, वो जो कैश है वो डेबिट भी हो जाता है क्रेडिट भी हो जाता है, तो उसका फ्लो खत्म हो जाता है, तो नेट उतना ही बच जाता है जो पीपी के अंदर होता है। चले जी, ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो गया।